हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एफ.आई. बीकॉम का जो हमारा बेसिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 जो है सेटेरिस पेरिबस, उसको आज हम लोग चालू करेंगे। जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है, मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर 1, जिसके अंदर आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं चैप्टर 2 की, जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये एज़ पर NEP 2020 के हिसाब से जो न्यू सिलेबस आपको आया है, उस हिसाब से हम आपको ये इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, बेसिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स। तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वापस से ये याद दिला दूं कि आपके बुक के अंदर टोटल 2 मॉड्यूल्स है। एक है इंट्रोडक्शन टू बेसिक टूल्स एंड दूसरा है ग्राफ्स एंड टेबल्स। ठीक है, तो हमारा ये मॉड्यूल 1 अभी चल रहा है। अभी एक चैप्टर हमने फिनिश कर दिया था, अगर नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हो। एंड आज हम लोग चालू करने वाले हैं अपना सेकंड जो चैप्टर है, उसको सेटेरिस पेरिबस। अब ये क्या होता है, तो देखो, ये जो सेटेरिस पेरिबस है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, बाकी चीज़ें जो रहती है वो जो की तो रहती है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, तो उसी को सेटेरिस पेरिबस बोला जाता है। अब इकोनॉमिक्स में ये हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा, आपने 12th में 11th में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी, तो वहाँ पर आपने हर बार देखा होगा कि डेफिनेशन जब बोलते थे कि मतलब कोई भी डेफिनेशन रहता था कि अगर प्राइस जो रहेगा वो बढ़ेगा तो डिमांड जो रहेगी वो घट जाएगी, और उसके आगे लिखा रहता था अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो वो जो अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ये जो असम्पशन है, उसी को हम सेटेरिस पेरिबस बोलते हैं। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो इसी असम्पशन के बारे में समझाता है कि आखिर ये है क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स में, क्यों ये इसे हम लेते हैं हर एक इकोनॉमिक मॉडल के अंदर, तो वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है, तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले लिखा है इकोनॉमिक जो रहते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो यूज़ करते हैं जो अपना जो सेटेरिस पेरिबस, ये जो अजम्पशन है, इसका इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी सारे मतलब केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ताकि वो जो है किसी भी एक इकोनॉमिक फिनोमेना, कोई भी इकोनॉमिक एक्शन होते हैं, इफ कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो उसके कॉज एंड इफेक्ट को इंटेंगल कर सके। ठीक है, मतलब क्या कि अगर मान लो मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी अचानक से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आखिर उसकी डिमांड क्यों बढ़ गई, उस इफ़ेक्ट के कॉज को जानने के लिए, वो जो उसका कॉज है उसको जानने के लिए जो है हम इस सेटेरिस पेरिबस असम्पशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमको पता चलता है कि प्रोडक्ट की प्राइस जो थी वो कम हो गई, इसकी वजह से जो है पर्टिकुलरली ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको ये दिख सकता है, यहाँ पर ये आपको समझ आएगा कि यहाँ पर कॉज कौन था, कॉज था उसका प्राइस, और इसका इफेक्ट पड़ गया किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर। ठीक है, तो आपको कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पर पता चल जाता है इस असम्पशन की मदद से। ठीक है, तो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सेटेरिस पेरिबस असम्पशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ऑब्जर्व कर सके, मेथड्स का इस्तेमाल कर सके, एक्सपेरिमेंट कर सके, और उससे पता चलेगा उनको कि कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या क्या चीज़ें हो रही है, कि किस वजह से कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो फ्रेज रहता है, यानी ये जो सेटेरिस पेरिबस असम्पशन जो रहता है कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ये जो फ्रेज है, ये इस्तेमाल जो रहता है नॉर्मली हर एक आपको इकोनॉमिक मॉडल्स में आपको दिख जाएगा, जैसे यूटिलिटी का लॉ ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जितने भी नॉर्मली जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर आपको ये एक अजम्पशन आपको नॉर्मली दिख जाता है। ठीक है, सेटेरिस पेरिबस का मतलब क्या होता है कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 12th 11th में, तो वही चीज़ है। अब देखो, यहाँ पर ये बोला गया है, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि देखो, नॉर्मली जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, ये मतलब ये जो थ्योरी है इसका इस्तेमाल करते हैं, असम्पशन का इस्तेमाल करते हैं अपने थ्योरी के अंदर, ताकि वो क्या कर सके कि किसी एक अकेले वेरिएबल को आइसोलेट कर सके। आइसोलेट का मतलब उसको अकेला कर सके, जैसे प्राइस को। ठीक है, और उसकी जो रिलेशनशिप है दूसरे एक डिपेंडेंट वेरिएबल से, जैसे डिमांड का। ठीक है, इन दोनों को अकेला कर फिर हम जो है इनकी बीच में जो है रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे कि आखिर कैसे ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इस डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मतलब इस तरीके से स्टडी करेंगे। एंड आगे लिखा है यहाँ पर कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो मे बी प्रेजेंट एज डिपेंडिंग अपॉन एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर दिख सकता है डिपेंड होते हुए। ठीक है, तो वही चीज़ की मतलब प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट है और अपना डिमांड डिपेंडेंट है। तो ये हमको दिखेगा कि ये जो डिमांड है ये इस प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो ये भी बढ़े, मतलब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड अपनी कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो अपनी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, प्राइस के ऊपर। ठीक है,
अब यहाँ पर आगे चीज़ें भी लिखी गई है कि देखो नॉर्मली आपको पता है हर एक जो मॉडल्स के होते हैं, मॉडल्स जो होते हैं इकोनॉमिक मॉडल्स, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, तो उसके अंदर ये रहता है कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ये अजम्पशन रहता है। तो वही यहाँ पर भी बोला गया है कि पहले तो हम ये करेंगे कि देखेंगे कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, और बाकी के जितने भी अदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके मतलब इस डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो डिमांड एंड सप्लाई की अगर बात करें, डिमांड की बात करें, तो डिमांड को नॉर्मली हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस ही इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। बट और भी अदर मतलब और भी अदर वेरिएबल्स होते हैं जो आपकी डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इनकम हो गया, अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप ज़्यादा डिमांड करोगे, चाहे प्राइस बढ़ भी जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपकी इनकम कम हो जाए तो अगर प्राइस कम भी हो जाती है तब भी आप कम ही डिमांड करोगे, क्योंकि आपकी इनकम ही उतनी कम है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो अदर फैक्टर्स रहते हैं, जो अदर वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे, हेल्ड कांस्टेंट, और इसी को हम सेटेरिस पेरिबस असम्पशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली सेटेरिस पेरिबस असम्पशन में यही होता है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जानने के लिए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मतलब एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट का मतलब होता है कि पूरे झुंड में उनको अकेला कर देना, उनको हटाकर अकेला करके उसकी स्टडी करना है, ठीक है। तो ऐसे उनकी स्टडी करेंगे और बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स रहेंगे उनको हम कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लेवल पे उनको हम लोग मान लेंगे कि जितने भी चीज़ें हैं वो उतनी ही लेवल पे रहेंगी, उनमें चेंजेस नहीं आएंगे। अगर मान लो पहले आपकी इनकम 10,000 थी तो अभी भी आपकी इनकम जो रहेगी वो 10,000 रहेगी, वो उसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मतलब इसी को हम बोलते हैं हेल्ड कांस्टेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए गए एक कंजम्पशन फंक्शन का, कि अगर मान लो आपकी इनकम बढ़ जाती है, जैसे कंजम्पशन फंक्शन में क्या होता है कि अगर आपकी ये जो वाई है, इनकम जो है वो बढ़ जाए तो आपकी जो कंजप्शन है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप पहले 10,000 कमाते थे तो आप 8,000 रुपया खर्चा करते थे, ठीक है, 2,000 रुपया बचता था इधर उधर के लिए। अब 8,000 रुपया खर्चा करते थे, बट अब मान लो 1,00,000 रुपये कमा रहे हो, तो क्या अब 80,000 रुपया खर्चा कर दोगे? नहीं, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी करोगे तो 40-50 हज़ार खर्चा करोगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी वैसे ही आपका जो मतलब कह सकते हो आपकी जो कंजप्शन है वो भी बढ़ गई, बट नॉर्मली पूरा एकदम बराबर नहीं बढ़ती है कि जितनी पहले बढ़ी थी उतनी अभी भी बढ़ेगी, थोड़ी कम बढ़ती है। बट यहाँ पर आपको देखने का मतलब ये है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी वैसे ही आपका कंजप्शन भी बढ़ गया। पहले आप 8,000 रुपये खर्चा करते थे तो अब मान लो आप 40,000 रुपये खर्चा कर रहे हो, तो पहले से आप ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ गई। तो यहाँ पर ये कंजप्शन का लॉ यही कहता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो बाकी के जो अदर फैक्टर्स रहते हैं उनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। देखो लिखा गया है कि वी आर स्टेटिंग दैट द अमाउंट ऑफ कंज्यूमर स्पेंड ऑन कंजप्शन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू हिज डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि जो टैक्स के काटने के बाद जो इनकम बचती है वो, तो उसके ऊपर टोटली डिपेंड रहता है, और बाकी के जो अदर फैक्टर्स रहते हैं उनको हम हेल्ड कांस्टेंट मान के चलते हैं। जैसे अगर मान लो मतलब कि मतलब वही चीज़ जो मैंने बोला। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल भी दिया गया है, एक और एग्जांपल दिया गया है जो कि अपना लॉ ऑफ सप्लाई का है, जैसा आपको पता ही होगा, इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कि वही चीज़ कि जैसे कि लॉ ऑफ सप्लाई में क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाएगी एंड अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो मतलब अगर मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट की महंगा हो जाता है तो जो सप्लायर होते हैं वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, तो वो ज़्यादा उसकी सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है वीडियोस का, कि जैसे अगर मान लो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है क्वांटिटी ऑफ वीडियोस का, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? प्राइस, और डिपेंडेंट वेरिएबल है क्वांटिटीज ऑफ वीडियो, ठीक है। तो अगर मान लो इसकी प्राइस जो है बढ़ जाती है, यानी परचेज आर हेल्ड कांस्टेंट, तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हम मान के चल रहे हैं। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वीडियो इज रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द वीडियो, ठीक है, कि मतलब वीडियो के प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर प्राइस बढ़ जाती है तो वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें सेटेरिस पेरिबस यानी बाकी सारी चीज़ें जो रहेंगी वह हेल्ड कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। यानी क्या कि वीडियो की क्वालिटी उससे हमको मतलब नहीं। अगर मान लो वीडियो की क्वालिटी बहुत घटिया है तो अगर प्राइस उसकी कम भी हो जाती तो लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। बट वो सारी चीज़ें हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। हम बस इतना लेके चलते हैं कि अगर प्राइस कम होगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, मतलब सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो सारी उतना है, ठीक है। तो इसी को सेटेरिस पेरिबस बोलते हैं कि बाकी सारे जितने भी फैक्टर्स है उनको हटाओ, खाली आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल को ही देखो। जैसे कि यहाँ पर सिर्फ प्राइस को देखा जा रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स को हटा दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आगे लिखा है कि देखो सेटेरिस पेरिबस जो रहता है उसको, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, अगर उसको हम
मतलब नॉर्मली अगर इसको ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब होता है विथ अदर थिंग बीइंग और या फिर द सेम, ठीक है। मतलब क्या कि बाकी सारी चीज़ें रहेगी वो सेम रहेगी, मतलब जितनी पहले थी उतनी अभी भी रहेगी, ओके, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। एंड यूजुअली स्टेटेड इन इंग्लिश, इंग्लिश में हम लोग ये बोलते हैं ऑल अदर थिंग बीइंग इक्वल, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इक्वल रहेगी, ठीक है। तो इक्वल मतलब कि मतलब जितनी पहले थी उतनी ही अभी भी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर एक और भी यहाँ पर लूजली ट्रांसलेटेड मतलब क्या कि अगर हम लोग जो ये स्टेटस वेरिएबल्स है इसका मीनिंग अगर नॉर्मली अपने इंग्लिश में देखें तो ये भी एक मतलब निकल सकता है कि होल्डिंग ऑल एल्स कांस्टेंट, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट लेके चलते हैं। कांस्टेंट का मतलब आपको पता है कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, कि अगर मान लो हमने एक बार बोला कि इसकी जो इनकम है वो 10,000 है, तो अब उसकी इनकम 10,000 रुपये रहेगी पूरे टाइम तक, ठीक है। उसकी इनकम बढ़ेगी घटेगी नहीं, चेंज नहीं होगी। जैसे लाइट की स्पीड है तो वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, वो लाइट की स्पीड उतनी ही रहती है। तो मतलब यही यहाँ पर बोला गया कि सेट्रेस वेरिएबल्स का मतलब यही होता है कि हम बाकी सारे जो अदर फैक्टर्स है होल्डिंग ऑल एल्स कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। अज्यूम दैट नथिंग एल्स अफेक्ट द सप्लाई और डिमांड एक्सेप्ट प्राइस। जैसे सप्लाई एंड डिमांड में देखोगे तो वहाँ पर यही बोला जाता है उस असम्पशन के हिसाब से कि प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो हम उनको हम कांस्टेंट मान के ले लेते हैं, ठीक है, कि वो अफेक्ट नहीं करेंगे अपने डिमांड को, ओके। उसके बाद देखो अब आगे क्या चीज़ें लिखी गई है, ओके। अब देखो आगे लिखा गया है कि इट इज़ अ फ्रेज विच सिग्निफाई दैट द फैक्टर अंडर कंसिडरेशन इज चेंजेड विल ऑल अदर फैक्टर्स आर हेल्ड कांस्टेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर यही बोला जा रहा है, मतलब एक ही चीज़ को वापस रिपीट किया जा रहा है कि देखो ये जो फ्रेज है सेट्रेस वेरिएबल्स, यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, कि मान लो जैसे अब डिमांड और सप्लाई के अंदर देखोगे तो वहाँ पर अपना जो क्वान्टिटी है उसको हम किसके ऊपर डिपेंड करवाते हैं, प्राइस के ऊपर। तो ये जो हमारा कंसिडरेशन है, ये जो सब्जेक्ट के लिए जो कंसिडरेशन है, इसको छोड़कर बाकी के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको हम हेल्ड कांस्टेंट मान लेते हैं कि वो चेंज नहीं होते, अनचेंज रहते हैं। तो ये जो सेट्रेस वेरिएबल्स अजम्पशन रहता है वो अलो करता है हमको, मतलब हमको ये मतलब अनुमति देता है कि हम किसी एक अकेले फैक्टर को जो है उसको आइसोलेट कर सके, मतलब अकेला करके उसकी स्टडी करें कि वो किस तरीके से डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जांपल भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जैसे इन्फ्लेशन की बात करें कि इन्फ्लेशन जो है वो अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रहेगा, जैसे इन्फ्लेशन अगर आ जाएगा तो इन्फ्लेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, और भी अदर फैक्टर्स में भी चेंजेस आएंगे। तो हम सिर्फ अभी इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों के फैक्टर्स को आइसोलेट करके इनकी सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी अकेले अकेले स्टडी हम कर सकते हैं इस अजम्पशन की मदद से। यहाँ पे एग्जाम्पल एक और दिया गया है कि अंडर डाउनवर्ड स्लोपिंग, हमको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखती है कब, डिमांड कर्व के अंदर, जब हमको दिखता है कि मतलब डिमांड जो है वो डिक्लाइन होगा जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी। यानी क्या मतलब, ये नॉर्मल अपना डिमांड कर्व है कि अगर प्राइस बढ़ जाती है किसी प्रोडक्ट की तो लोग कम खरीदते हैं प्रोडक्ट को और उसकी डिमांड कम हो जाती है। पहले प्राइस इतनी थी तो अब डिमांड इतने करते थे, और जब प्राइस बढ़ गई तो उसकी डिमांड कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को डाउनवर्ड दिखती है, और वैसे ही वाइस वर्सा ऊपर भी हो सकता है। एंड साथ में जो अदर जो फैक्टर्स रहते हैं उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, जैसे इनकम हो गया, और भी अदर अदर फैक्टर्स रहते हैं, आपका जो पर्सनल जो प्रेफरेंस होता है वो सारी चीज़ें, और भी अदर थिंग्स, ठीक है। तो ये जो सेट्रेस वेरिएबल्स असम्पशन है ये होल्ड करता है एवरीथिंग कांस्टेंट एंड देयरफॉर अलाउ अस टू कंसंट्रेट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन जो दो की जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में हमको स्टडी करने में मदद करता है, उनके रिलेशनशिप के बीच में कि कैसे चेंज ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है तो उस वजह से क्वांटिटी ऑफ डिमांड के अंदर किस तरीके से बदलाव आ रहा है, कि प्राइस चेंज हो रहा है उस वजह से डिमांड किस तरीके से चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, इसको हम स्टडी कर पाते हैं इस अजम्पशन की मदद से, ठीक है। उसके बाद देखो अब आगे क्या लिखा है कि ये जो सेट्रेस वेरिएबल्स जो रहता है इकोनॉमिक्स के अंदर इसको एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो है ये किसी भी एक वेरिएबल को हम आइसोलेट कर सके और ये देख सके कि अगर इस वेरिएबल के अंदर हम चेंज लाते हैं तो उस वजह से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, और बाकी सारी चीज़ें हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक में वही चीज़ कि हम एक वेरिएबल जो है जैसे प्राइस है उसको हम एक आइसोलेट कर देंगे, किसी प्राइस ही जो रहेगा डिमांड को कंट्रोल करेगा, और बाकी सारी चीज़ों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, और फिर देखते हैं कि इस प्राइस को चेंज करेंगे तो इसकी वजह से ये जो दो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है अपना, यानी ये जो डिमांड है ये इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बोली गई है। अब देखो यहाँ पर आगे बोला गया कि इन इकोनॉमिक्स जो सेट्रेस वेरिएबल्स ये जो असम्पशन है इसको हम एक्सट्रीमली हाइपोथेटिकल मानते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि जो मतलब सिर्फ थेरीज में होता है, असली में नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मतलब रहता है ना, हम कहा जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं वो अलग अलग थेरीज दे देते, अपनी कहानियाँ दे देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ हो, ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि मतलब असली में नहीं होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है सिर्फ, ठीक है। तो ये जो
ये अपना सेटरेस पेरिबस अजम्पशन ये भी एक हाइपोथेटिकल, ये सिर्फ हो मतलब असली में नहीं हो सकता, रियलिटी में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो यहाँ पर थ्योरी में क्या बोला गया है कि हम अदर थिंग को कांस्टेंट मान के चल रहे, इक्वल मान रहे, मतलब उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं कि जैसे आपकी इनकम भी इक्वल रहेगी, आपका प्रेफरेंस भी वही रहेगा, कोई भी चीज़ में चेंजेस नहीं आएगा। बट रियलिटी देखोगे तो ऐसा नहीं होता है, आपकी इनकम कभी भी चेंज हो सकती है। अचानक से मान लो डिप्रेशन आ गई, आपकी जॉब चली गई, तो आपकी इनकम ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पर अगर प्राइस कम भी हो जाती है तो लोग खरीदेंगे कैसे? तो यहाँ पर यही बोला गया है कि मतलब ये जो अपना थ्योरी है, अजम्पशन है, ये एक हाइपोथेटिकल है, ये रियल लाइफ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और एज नेशनल इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी उसके अंदर इस्तेमाल नहीं, अच्छे से मतलब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये क्योंकि ऐसा होता है कि देखो अपनी नेशनल इकोनॉमी और जो मैक्रो इकोनॉमिक जो है, इसकी जो कंडीशन है वो हाईली इंट्रिकेट होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। इंट्रिकेट का मतलब होता है इसमें बहुत सारे, जैसे अब नेशनल इनकम है, ठीक है, अब नेशनल इनकम जो है अपनी नेशनल इनकम, इसको निकालने के लिए देखो, नेशनल इनकम को निकालने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा ये टोटल इनकम कितनी है पूरे देश के अंदर। तो छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ों को, वेरिएबल्स को मिलाकर, बहुत सारी छोटे छोटे चीज़ों को मिलाकर तब जाकर हमारा नेशनल इनकम मिलता है। तो कह सकते हो कि ये इंटीग्रेट का मतलब होता है छोटे छोटे को मिलाकर हम किसी चीज़ को निकालें। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सेटर्स पेरिबस जो रहता है, मतलब ये एक्यूरेट आंसर नहीं देता आपको, ये कह सकते हो फॉल्टी आंसर देता है, मतलब लगभग आपको दे सकता है कि इतना ये आ सकता है। ठीक है, ये आपको एक्यूरेट आंसर नहीं देता। ओके, तो हाउएवर सेटरेस पेरिबस इज द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग हाउ अ सिंगल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कैन इम्पैक्ट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये जो सेटर्स पेरिबस है आपको मदद करेगा, मतलब समझाएगा कि किस तरीके से एक इकोनॉमिक वेरिएबल जो रहता है वो मतलब आपकी जो इकोनॉमी है या फिर जो अदर वेरिएबल्स है उनके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो मतलब आपका हो सकता है लोगों के पास जॉब नहीं रहेगी, पैसा नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से जो रहेगी लोग अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, काफ़ी सारी कंपनियां बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें। ओके, तो मैं भी आपको ये समझाया होगा। देखो आगे लिखा है कि इन फॉर्मल टर्म्स, यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू लिप्से एंड क्रिस्टल। ठीक है, अब इनके ये जो 2 पर्सन थे, इन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया था, मतलब एक पेपर पब्लिश किया था, जिसमें इन्होंने बोला कि देखो इनके हिसाब से जो रहता है सेटरेस पेरिबस जो रहता है वो मदद करता है, हेल्प करता है जो एनालिस्ट होते हैं, जो कि मतलब एनालिसिस करते हैं, उनको डिस्कवर करने में मदद करता है क्या, कि मतलब अगर एक वाई वेरिएबल जो है, अपना जो वाई वेरिएबल है जो कि नॉर्मली यहाँ पे होता है, वो जो है वो कि उसके अंदर मतलब वाई वेरिएबल जो है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, व्हेन वेरिएबल एक्स की, मतलब जब वाई वेरिएबल है और जो एक्स वेरिएबल है, जब एक्स वेरिएबल जो है वो चेंज होगा, यानी ये जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रहेगा जब चेंज हो जाएगा, तो उस हिसाब से जो है अपना ये जो वाई वेरिएबल यानी कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, उसको मतलब उसको स्टडी करने में, उसको डिस्कवर करने में ये जो सेटरेस पेरिबस जो है ये मदद करता है। ठीक है, कि अगर मान लो आपकी जो प्राइस है वो चेंज हो जाती है, तो उस हिसाब से आपकी जो डिमांड रहेगी वो कितनी मतलब चेंज होगी, उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, तो ये पता करने में जो है सेटरेस पेरिबस मदद करता है, ये असम्पशन मदद करता है। और साथ ही में जो अदर फैक्टर्स जो रहते हैं, जो कि आपके ये जो वाई वेरिएबल है, वाई वेरिएबल मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पर डिमांड की बात हो रही है, तो ये जो डिमांड है इसको जो अदर जितने भी फैक्टर जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब जितने भी और अदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको हम जो रहता है कांस्टेंट मान के चलते हैं, मतलब इक्वल मान के चलते हैं कि उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जितने वो पहले थे उतने ही रहेंगे। ठीक है, मतलब उनको कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लिप्से एंड क्रिस्टल बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखो अब आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है, जो कि मतलब एग्जांपल से ही बड़ा हुआ है कि सेटरेस पेरिबस कंजप्शन जो रहता है वो वाइडली यूज़ होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, ताकि हम जो रहते ताकि जो है हम जो है वो जो लॉस और जो थेरीज होती है इकोनॉमिक्स की, उनको सिंप्लीफाई करके, उनको फॉर्मुलेट करके अच्छे तरीके से समझ सके और अच्छी तरीके से प्रिडिक्शन कर सके फ्यूचर की, सामने आने वाला फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, माज़ा का एग्जांपल दिया गया है, माज़ा जो अपना जूस रहता है उसका एग्जांपल दिया गया है। तो देखो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड है, तो मैं आपको पहले यह बता दूँ, ये गलती से सप्लाई का जो कर्व है वो बना है। लॉ ऑफ डिमांड का किस तरीके से होता है, मान लो प्राइस पहले इतनी थी तो लोग इतनी डिमांड करते थे, अब प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो गई। ठीक है, इस तरीके से, एंड अपना जो स्लोप जो रहेगा वैसे डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, अब देखो इस तरीके से बात करते हैं कि मान लो आपका जो माज़ा है उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मान लो उसकी प्राइस को हम लोग बढ़ा देते हैं, माज़ा पहले इतने रहता था प्राइस,
तो अब उसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग उसकी डिमांड कम करेंगे। बट अगर मान लो उसकी प्राइस को हम लोग कम कर देते हैं, ठीक है, प्राइस को कम कर दिया हमने, पहले P2 पे था, P1 पे प्राइस आ गया है, तो ऐसे टाइम पर लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। यही अपना असम्पशन कहता है कि अगर प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड जो रहेगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और बाकी सारे जितने भी अदर जो अनस्पेसिफाइड और जो पॉसिबल अनस्पेसिफाइड जो मल्टीट्यूड होते हैं, यानी अदर फैक्टर्स जो रहते हैं, उनको हम लोग जो रहते हैं वो कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। अदर फैक्ट जो कि अफेक्ट कर सकते हैं माजा को, उसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है। बट अब रियलिटी में देखोगे तो असली में ऐसा नहीं होता। बाकी के जो फैक्टर्स है वो भी आपके जो माजा मतलब ये जो डिमांड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आपका जो सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, अगर मान लो कि आपने माज़े की प्राइस जो है वो 10 रुपये की थी, अब 10 रुपये के बदले में अब 7 रुपये का माज़ा हो गया, ठीक है, 7 रुपये का माज़ा हो गया। बट उसी मार्केट के अंदर जो अपना फ्रूटी रहता है वो 5 रुपये का हो गया, ठीक है, 5 रुपये का फ्रूटी हो गया, 5 रुपये का स्लाइस हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो लोग बोलेंगे भाई 7 रुपये का माज़ा पिएंगे, इससे जब 5 रुपये का फ्रूटी नहीं तो स्लाइस पी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ये जो माज़ा वाले थे उन्होंने अपना प्राइस कम किया तब भी उनकी डिमांड नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अदर जो फैक्टर्स थे, यानी कि ये जो अपना सब्स्टिट्यूट गुड जो थे उनकी भी प्राइस कम हो गई थी, उल्टी और ज़्यादा प्राइस कम हो गई थी, इसलिए लोगों ने इनकी डिमांड नहीं की, उल्टी इनकी डिमांड कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो मतलब प्राइस का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है जा रहा है कि मतलब जो अदर फैक्टर्स रहते हैं वो भी आपके जो डिमांड है उसको मतलब इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, अफेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और एग्जांपल भी दिया गया है आपके बुक के अंदर। जैसे कि मान लो कि अगर मान लो एक रिपोर्ट हो जाती है, मतलब सामने गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट आ जाती है कि माज़ा या फिर मान लो कि जो आम है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, मतलब कोई जैसे बैट रहता था ना अपना चमगादड़, उससे कोरोना फैल गया था। तो ऐसे ही मान लो आम से भी कोई वायरस फैल रहा है, तो ऐसे टाइम पर लोग जो रहेंगे वो डर के मारे जो मैंगो जूस है वो पीना बंद कर देंगे, बोलेंगे भाई कुछ बीमारी हो गई तब। तो ऐसे टाइम पे अगर मान लो माज़ा वाला जो है प्राइस कम भी करता है तब भी लोग डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, कि मतलब लोगों को लगेगा भाई रिस्क है, हो सकता है हमको बीमारी हो जाए, ठीक है। तो लोग जो रहेंगे वो कम उसको मतलब खरीदेंगे चाहे प्राइस कम भी हो जाए। तो यहाँ पर ये जो अजम्पशन है ये हमको यही बोलता है कि ऐसे जितने भी अदर फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राइस के अलावा, जितने भी फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम मानते हैं कांस्टेंट, ठीक है, और सिर्फ प्राइस को लेके चलते हैं। तो ये जो हम प्राइस को लेके चल रहे हैं इस अकेले इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और बाकी के जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हटा दे रहे, कांस्टेंट मान ले रहे, तो इसी अजम्पशन को हम सेटेरियस पेरिबस बोलते हैं, ठीक है। और ये हमको मदद करता है थेरीज को समझने में और प्रिडिक्शन करने में, ठीक है। आप इस तरीके से प्रिडिक्ट भी कर पाओगे ना कि हाँ अगर प्राइस को कम करेंगे तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस को बढ़ा देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी मतलब प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अमॉन्ग द साइंस देयर आर एग्जैक्ट लॉ ऑफ साइंस। देखिए अब देखो यहाँ पर साइंस में यहाँ पर बोला गया है कि नॉर्मली देखो जैसे अब अपना फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, जैसे फिजिक्स की बात करें, ठीक है, तो फिजिक्स में क्या होता है कि जो लॉ होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसा ग्रेविटी का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो सीधी बोलती है कि कोई भी चीज़ ऊपर से गिरेगी तो नीचे ही गिरेगी, ठीक है। तो मतलब वहाँ पर नॉर्मल अपना जो लॉ होता है नॉर्मली वो एग्जैक्ट होता है, एक्यूरेट होता है, वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होते, वहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं होती, एक्यूरेट रहता है, करेक्ट रहता है आंसर हमेशा, ठीक है। बट अपना ये जो मतलब लॉ, ये जो लॉ मतलब बेसिकली अपना ये जो सेटेरिस पेरिबस ये जो है, या फिर कह सकते हो अपनी जो इकोनॉमी है, जैसे आपको पता होगा कि इकोनॉमिक जो है वो एक सोशल साइंस है, ठीक है, कि हम यहाँ पर जो है एक मतलब ह्यूमन का जो नेचर होता है, उसकी जो एक्शंस होते हैं इकोनॉमिक एक्शन से रिलेटेड, उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये एक सोशल साइंस है। तो क्योंकि ये एक सोशल साइंस है, तो यहाँ पर जो हमको आउटकम मिलते हैं वो एग्जैक्ट नहीं रहते, यहाँ पर इनएग्जैक्ट रहते हैं। इनएग्जैक्ट का मतलब होता है इनएक्यूरेट रहते हैं, यहाँ पर गलत आपको आंसर भी मिल सकता है, फॉल्टी भी मिल सकता है, यहाँ पर आपको सिर्फ लगभग सही जवाब मिलता है, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ टाइड का यहाँ पर बोला गया, लॉ ऑफ टाइड मतलब वही आपका जो समुद्र में पानी बहता है, तो पानी कहीं से भी बह सकता है, जरूरी नहीं है कि आगे ही बहेगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में बहेगा, वो किधर भी जा सकता है, ठीक है, लहरें कहीं भी बह सकती है। तो वैसे ही आपका ये जो लॉ जो रहता है, लॉ ऑफ जो ह्यूमन का जो लॉ होता है, मतलब अपना सोशल जो साइंस होता है वो भी इनएक्ट होता है, उसको भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इनएक्यूरेट आपको आंसर मिलते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि अपना ये जो इकोनॉमी है वो भी इनएक्ट आंसर ही आपको देता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है देखो इकोनॉमी इज़ अ सोशल साइंस, इकोनॉमिक जो है वो एक सोशल साइंस है जो कि
सीख करता है, अंडरस्टैंड करता है कि एक ह्यूमन एक्शन जो है मतलब एक ह्यूमन जो है वो किस तरीके से व्यवहार करता है इकोनॉमिक इश्यूज़ को लेकर, कि अगर उसके पास 1000 रुपये है तो वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इसकी स्टडी जो है करते हैं उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ये एक सोशल साइंस है। ओके, तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिलते हैं वो एक्यूरेट नहीं मिलते, क्योंकि अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से सोच सकता है, अलग अलग एक्शंस ले सकता है। ओके, तो हावेवर सिंस द एक्शन ऑफ मैन आर सो वैरिड एंड अनसर्टेन, क्योंकि यहाँ पर वैरिड और अनसर्टेन होते हैं, तो जो बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी जो रहती है विच वी कैन मेक इन साइंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विल बी इनएक्ट एंड फॉल्टी, यानी क्या कि जो भी हम सबसे अच्छा स्टेटमेंट दे सकते हैं मतलब नॉर्मल एक सिचुएशन जो हो सकती है हमारे हिसाब से, वो नॉर्मली हम देते हैं। बट नॉर्मली वो जो आंसर होता है, जैसे अब नॉर्मली अगर देखो प्राइस कम होगी तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे ही, आपको ये लगता है नॉर्मल ये बात होती है। तो ये जो नॉर्मल ये जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी का मतलब आपका जो व्यवहार होता है नॉर्मली, उस हिसाब से ही आपका ये जो सोशल साइंस इकोनॉमिक्स जो है हम उसी हिसाब से आंसर्स देते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया कि जो हमको आंसर मिलता है वो इनएक्ट और फॉल्टी मिलते हैं। इनएक्ट का मतलब होता है कि जो मतलब इनएक्यूरेट होते हैं, फॉल्टी तो पता ही है गलत रहते हैं, ठीक है। तो दिस माइट बी यूज्ड एज रीजन अगेंस्ट मेकिंग एनी स्टेटमेंट एट ऑल ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस वजह से आप ये भी बोल सकते हो कि भाई जब हमको गलत आंसर ही मिलते हैं तो हम मेहनत ही क्यों कर रहे हैं, क्यों इतने इकोनॉमिक्स की हम स्टडी कर रहे हैं जब हमको जो आंसर मिलने वाले हैं वो सारे के सारे गलत ही होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर सारे गलत ही मिलने वाले तो क्यों मेहनत कर रहे हैं। तो बट दैट वुड बी ऑलमोस्ट टू अबंडेंट लाइट, कि मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हम ऐसा करें कि हम फिर इस सब्जेक्ट की स्टडी ना करें तो इसका मतलब ये होगा कि हम फिर अपनी स्टडी नहीं कर रहे, ठीक है। मतलब लाइफ को छोड़ दे रहे कि हाँ भाई छोड़ो ये सारी चीज़ों को। तो इसीलिए हमको अगर हम चाहते हैं कि ये जो सोशल साइंसेस की स्टडी करें तो इसको स्टडी करने के लिए हमको ये सेट्रस पेरिबस अजम्पशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसकी मदद से आप ये कर सकते हो कि बाकी के जो अदर फैक्टर्स है उनको कंट्रोल करके सिर्फ एक फैक्टर का इन्फ्लुएंस दूसरे फैक्टर पे देख सकते हो, और तब आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से जो आपका सोशल साइंस है वो काम कर रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स काम कर रही है। ओके, तो मतलब ये चीज़ें हैं कि मतलब सेट्रस पेरिबस आपकी मदद करता है आपका ये जो सोशल साइंस है उसको हेल्प कर स्टडी करने में, चाहे वहाँ पर आपको आंसर जो है वो इनएक्ट और फॉल्टी ही क्यों ना मिले, बट आपको वो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप फिर करोगे, ठीक है। तो वही चीज़ है। सिंस वी मस्ट फॉर्म सम नोशन, नोशन का मतलब होता है कुछ आइडिया या फिर कोई तरीका ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन एक्शन, की मतलब एक ह्यूमन किस तरीके से किस प्रकार से एक्शन लेता है उसको हमें समझने के लिए उसका मतलब कोई थ्योरी कोई आइडिया बनाना पड़ेगा। और चॉइस इज बिटवीन फॉर्मिंग दोस नोशन केयरलेसली एंड फॉर्मिंग देम केयरफुली, ठीक है। नॉर्मली देखो हम कोई भी जो रहता है डिसीजन वो दो तरीके से लेते हैं, एक लेते हैं केयरलेसली कि मतलब हमने देखा ले लिया, ठीक है, कोई हमने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, और एक डिसीजन होता है जो हम केयरफुली लेते हैं, ठीक है। तो हम ये ज़रूरी है कि हम जो भी डिसीजन ले मतलब कोई भी नोशन बनाए बेस्ट वी कैन वेल थॉट आउट एस्टिमेट और प्रोविजनल लॉ ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन एक्शन, की मतलब हम जो भी एक्शंस ले वो जो है हम केयरफुली ले, ठीक है, तभी जाकर मतलब बेसिकली ये जो लॉस है वो काम करेंगे। क्योंकि अब मान लो प्राइस बढ़ गई तब भी आप सामान को खरीदते जा रहे हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो केयरलेसली, तो यहाँ पर ये जो लॉ रहेगा वो अच्छी तरीके से मतलब कंट्रोल काम नहीं कर पाएगा। बट अगर आप केयरफुली देखोगे कि हाँ भाई प्राइस बढ़ गई है तो आपको डिमांड कम करनी चाहिए, तो ये जो केयरफुल आप एक्शंस ले रहे हो तो वहाँ पर ये सेट्रस पेरिबस अजम्पशन जो है वो अच्छी तरीके से काम करेगा। तो इट इज़ नेसेसरी कि हम जो है बेस्ट वी कैन वेल थॉट आउट एस्टिमेट और प्रोविजनल लॉ ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन एक्शन। तो इसी हिसाब से हमको जितना हो सके उतना अच्छा जो है हमको मतलब लॉस और जो मतलब ह्यूमन एक्शन से रिलेटेड जो लॉस है वो बनाने चाहिए। ह्यूमन मतलब बेसिकली यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग अच्छे अच्छे लॉ बनाने चाहिए ताकि हम बेस्ट तरीके से अपनी जो ह्यूमन एक्शन है इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड उसको समझ सके, ठीक है। तो द टर्म लॉ मीन्स क्या होता है कि देन नथिंग मोर देन अ जनरल प्रोपोजिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी, की ज़्यादा मतलब यहाँ पर बेसिकली ये जो लॉ होता है आपको एक आंसर देता है जो कि मोर और लेस और मतलब सर्टेन एंड डेफिनेट होता है, कि मतलब लगभग ये सही होता है गलत मतलब सही ही होता है, मतलब पूरी तरीके से सही भी नहीं होता है पूरी तरह से गलत भी नहीं होता, ये लगभग सही होता है, मोर और लेस सर्टेन एंड मोर और लेस डेफिनेट होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर बोला गया कि कोई भी जनरल प्रोपोजिशन जो होता है जैसे लॉ ऑफ डिमांड है वो एक जनरल प्रोपोजिशन है कि हाँ भाई प्राइस बढ़ेगी तो नॉर्मली डिमांड बढ़ी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जितने भी जनरल प्रोपोजिशंस होते हैं वो ज़रूरी है कि कुछ कंटेन करे डिटेल्स को, फ्यू डिटेल्स को कंटेन करे, मतलब उनके अंदर कुछ डिटेल होनी चाहिए कि हाँ अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इट कैन नॉट बी अडॉप्टेड इट्स सेल्फ अ पर्टिकुलर केस, की मतलब हो सकता है कि ये जो मतलब आपका जो जनरल प्रोपोजिशन है इट कैन नॉट अडॉप्ट इट्स सेल्फ टू पर्टिकुलर केसेस, कुछ कुछ केसेस में हो सकता है कि ये अपने आप को अडॉप्ट ना कर सके। एंड इफ़ इट पॉइंट टू एनी प्रिडिक्शन, अगर मान लो यहाँ पर कोई भी हम इसकी मदद से प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं तो डैट मस्ट बी गवर्नेड बाय स्ट्रॉन्ग
क्लॉज इन विच अ वेरी मीनिंग इज गिवन टू द फ्रेज, जैसे कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं पे भी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मीनिंग होना चाहिए कि किस हिसाब से हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो इस प्रकार से कोई एक मीनिंग होना चाहिए, एक फ्रेज होना चाहिए, जैसे यहाँ पर अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बैच जो है ये एक पर्सन थे, मतलब कह सकते हो इकोनॉमिस्ट है। इनके हिसाब से जो सेटलर्स पेरिबस ये जो अजम्पशन है ये बनाया गया है बिकॉज जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। फॉर कंप्लीट एनालिसिस और टू बी एनालाइज्ड ऑल एट वंस, ठीक है। अगर हम चाहते हैं पूरी दुनिया, मतलब अपनी जो नेशन है या फिर पूरी दुनिया को स्टडी करना, उसकी इकोनॉमी को स्टडी करना, तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी बड़ा है, इसको एनालाइज करना मुश्किल है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ये जो अजम्पशन है सेटरस वेरिएबल्स ये मदद करता है कि हम एक एक करके वन बाय वन जो है एक टाइम पर एक वेरिएबल को स्टडी करके जो है हम पूरे इकोनॉमी को समझ सके, ठीक है। तो द अजम्पशन ऑफ ceteris paribus हेल्प एनालाइज वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है। तो लाइक एवरी अदर साइंस इट अंडरटेक टू स्टडी द इफेक्ट which will be produced by certain causes, not absolutely but subject to the certain things being equal such that other cause can work out their effects undistributed, ठीक है। मतलब क्या, जैसे बाकी सारी साइंस में होता है कि हम जो रहता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर लैब के अंदर उसकी स्टडी करते हैं अकेले उसको लेकर, उसी हिसाब से हम जो है सेटरस पेरिबस की मदद से जो है इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो रहेंगे उनको भी स्टडी कर सकते हैं कि कैसे एक वेरिएबल के चेंज हो जाने की वजह से उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है दूसरे वेरिएबल के ऊपर। तो हम इस असम्पशन की मदद से हम जो है किसी भी मतलब वेरिएबल की स्टडी कर सकते हैं उनके रिलेशनशिप के बीच में। ओके, तो यहाँ पर आपका सेटरस पेरिबस खत्म हो जाता है। मेनली सेटरस पेरिबस यही है कि मतलब आपका जो है हम बाकी सारी चीज़ें रहते हैं उनको कांस्टेंट लेके चलते हैं, एंड आपका जो एक पर्टिकुलर जो हमारा कंसिडरेशन जो रहता है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर जो मतलब जैसे प्राइस हो गया, तो उसी को सिर्फ हम लेके चलते हैं कि यही सारी चीज़ों को चेंज करेगा, यही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और बाकी के जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ताकि हम जो है कॉज एंड इफेक्ट को पता कर सके कि अगर डिमांड चेंज हो गई तो वो किस वजह से हुई, क्या प्राइस बढ़ गई इसकी वजह से चेंज हो गई, तो उससे वैसे आपको कॉज एंड इफेक्ट पता चलेगा, ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़ गई है और उसकी वजह से आपको डिमांड जो है वो कम हो गई तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉज था जिसकी वजह से कौन सा इफेक्ट आ गया। ओके, तो इसकी वजह से हम फ्यूचर प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, तो वही चीज़ें हैं। ओके, तो मे बी आपको सेटरस पेरिबस समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। सो यहाँ पर अपना लेक्चर आज का जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे की जो चीज़ें हैं जो सिग्निफिकेंस है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्त लोग के साथ ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। तो पक्के से वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो लोग भी देख सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग ले सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।